यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं म्यांमार की। म्यांमार को हम लोग देख रहे हैं कि म्यांमार में एक बड़ा चुनाव हुआ। आंग सान सू की बड़े भारी बहुमत से जीत कर आई और जीत कर आई मोर देन 80% सीटें उन्होंने निकाली। उसके बावजूद सेना ने पहले ऑब्जेक्शन ये लगाया कि चुनाव में बड़ी धांधलियाँ हुई हैं। उसके बाद सेना ये कहती रही तो दोनों के बीच में कुछ बातचीत चलती रही। इसके बाद सेना ने वहाँ पर सैनिक शासन लागू कर दिया, आंग सान सू की को घर में नज़रबंद कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बड़े लीडर्स जो आंग सान सू की पार्टी के लोग थे उनको सबको नज़रबंद किया गया या उनको उठा लिया गया और उनको एक लिमिट बांध दी गई। ये सिचुएशन संसार की सबसे वर्स्ट सिचुएशन हो जब कोई एक पार्टी 80% से ऊपर सीटें लेकर आए। मतलब लगभग 450 में से या 450 में से 398 390 के लगभग सीटें उनकी आई हों। ऐसी पार्टी को उठाकर बंद कर देना और सिर्फ इस बात से को लेकर कि इसमें चुनाव में धांधलियाँ हुई। कारण मेरे को लगता है ये भी रहा होगा कि जब इतनी बड़ी बहुमत से कोई पार्टी जीत कर आई है तो सेना के अधिकारों को वो लिमिट कर सकती है, वो भविष्य में ऐसा कुछ कर सकती है। चूंकि अभी भी जीत कर आई इसलिए सेना अपनी लिमिट्स को न बंधने दे या पार्टी को मौका ही ना दे या सरकार को मौका ना दे कि वो सेना के लिमिट्स को बांधे। क्योंकि हम सब जानते हैं म्यांमार में जो जब से वो स्वतंत्र हुआ 1937 में वो भारत से अलग हुआ था और उसके बाद जब वो स्वतंत्र हुआ तब से सबसे ज़्यादा शासन पाकिस्तान की तरह अगर किसी ने किया है तो वो सैनिकों ने किया है। कारण क्या है कि वो भारतीय डेमोक्रेसी का हिस्सा हुआ करते थे, भारत का हिस्सा हुआ करते थे। भारत से अलग हुए राज्यों में जो राज्य भारत से अलग हुए, अभी तत्काल की बात करें 19वीं 20वीं सदी के शुरुआत में तो म्यांमार अलग हुआ जिसको आप बर्मा कहते थे, पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलग हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार की सिचुएशन हम सब देख रहे हैं। बांग्लादेश तब भी थोड़ा सा सुधरा हुआ है लेकिन म्यांमार और पाकिस्तान में ये सैनिक शासकों का चक्कर लाकर इन्होंने इन दोनों राज्यों को बिल्कुल बस्ट कर दिया। इस बात को लेकर यूएनओ में बात आई और यूएनओ में जब बात आई तो यूएनओ भी बड़ा चिंतित है। यूएनओ के अंदर ब्रिटेन की यूएन एम्बेसडर बारबरा वुडवर्ड जो इस समय काउंसिल की अध्यक्षता करेंगी, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेंगी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सोमवार का स्टेटमेंट है, मंगलवार को वो बैठने वाले हैं और आंग सान सू की पार्टी और उनकी स्थिति को लेकर, क्योंकि आंग सान सू की नोबेल प्राइज विजेता हैं और संसार में उनकी एक अपनी छवि है और ख़ासतौर से भारत के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता भी है। तो भारत की मित्रता का कुछ तो निभाना ही पड़ेगा भारत को, इसलिए भारत ने भी इसमें इनिशिएट किया और इनिशिएट करते हुए इस मैटर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने का फैसला किया। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको स्वयं में संज्ञान में लिया, चूंकि भारत इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर हो चुका है 1 जनवरी से, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का अपना एक विशेष महत्व है। मोदी जी की अपनी एक अलग छवि संसार में है। उसके अतिरिक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका होना ये संसार की डेमोक्रेसी के लिए सबसे लाभदायक सिद्ध होगा। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में इस तरह का जो बवाल है उसको लेकर मंगलवार को बैठक होने वाली है और ये संभव है क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिक्योरिटी काउंसिल का कहना यह है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी म्यांमार के साथ है कि जहां पर प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक शासन को सेना बिना किसी कारण के गिरा दे। अगर वोटों में धांधली थी, चुनाव में धांधली थी तो कोर्ट कचहरी भी हो सकता था, कोर्ट में केस लाया जा सकता था, उस पर सेना कमीशन बिठा सकती थी, कमीशन कुछ धांधलियां ढूंढ कर लाता। लेकिन ऐसा कुछ न करके सेना ने सीधा शासन कर लिया और पहले सेना इस पर डिनाई करती रही लेकिन अचानक सेना के मुखपत्र ने उस पर घोषणा की कि सेना ने कब्जा कर लिया है म्यांमार पर। अब देखिए कि जो दूसरे कंट्री हैं जिनको हम इस्लामिक कंट्री कहते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी तो छूकर भी नहीं निकलती, वहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह के गड़बड़ या वहाँ राजशाही है तो राजशाही लोगों को मनाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका इन लोगों ने अपनाया, या फिर मैं कहूँ कि राजशाही को का सहयोग लेने के लिए जो तरीका अपनाया वो सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है। क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, स्टीफन डुजारिक,
स्टीफन डुजारिक ये कह रहे हैं कि हमें डर है। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। वो कहते हैं हमें डर है कि जो म्यांमार के अंदर 6 लाख रोहिंग्या हैं, लगभग 6 लाख रोहिंग्या हैं राखिन प्रांत में, जिसमें 1,20,000 ऐसे लोग भी हैं रोहिंग्यास के जो जेलों में हैं, जो कन्फाइन कर दिए गए हैं, एरिया में कन्फाइन कर दिए गए हैं। मिलिट्री शासन आने से उनके ऊपर भारी प्रभाव पड़ेगा और उनको जो नॉर्मलाइज करने की सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगी। अब ये देख सकते हैं कि स्टीफन महोदय क्या कह रहे हैं। स्टीफन महोदय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू रोहिंग्याज हैं जो कि वहाँ के बौद्धों को मार रहे थे, जिन्होंने बौद्धों का जीना हराम कर दिया था, जिन्होंने बौद्धों के ऊपर जितने मर्जी हो उतने अत्याचार किए थे। और नतीजा निकला था कि बौद्ध संप्रदाय, जो संसार का सबसे शांतिप्रिय संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय को मजबूरन भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ा, क्योंकि भगवान बुद्ध भारत में जन्म लिया, लेकिन भगवान बुद्ध के पूर्वज धनुषधारी राम हैं और उनके जो आराध्य हैं वो भी राम और कृष्ण ही हैं। और भारत के जितने देवी देवता हैं सबको बिना हथियारों के किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती भारत में। यानी कि शांति के बाद, शांति रखने वाले लोग अगर उनको बहुत परेशान किया जाए तो उनको पुनः बुद्ध के फॉलो करने के बाद उनको पुनः हिंदुइज्म के जो बेसिक देवी देवता हैं उनका पालन करना ही पड़ता है। और मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए और हथियार उठाकर रोहिंग्यास का जो काउंटर करना शुरू किया, उससे पूरा विश्व थरथराया। अल जजीरा जैसे अखबार लगातार ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वहाँ बहुत अत्याचार चल रहे हैं। तो चूंकि खाड़ी देश को म्यांमार से कोई लेना देना नहीं, वहाँ की डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं, खाड़ी के देशों को रोहिंग्यास से लेना देना है। इसलिए रोहिंग्यास को ध्यान में रखते हुए खाड़ी के देश भी इस रेजोल्यूशन के फेवर में आ चुके हैं और वो इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने को तैयार हैं। संसार इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है या गलत है। मुझे लगता है कि भारत की एक विशिष्ट भूमिका इस मामले में है और म्यांमार चूंकि भारत का ही हिस्सा रहा है और वो 1937 तक हिस्सा रहा है, 1937 में उसको अलग किया गया है, इसलिए म्यांमार के साथ भारत का खड़ा होना स्वाभाविक है। और म्यांमार को रोहिंग्या, जो भारत में रोहिंग्या हैं, उनको लेकर म्यांमार सरकार से जो बात मोदी सरकार ने की उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आंग सान सू की वहाँ पर उनकी सत्ता कायम रहे। और हम जब यहाँ पर एनआरसी या एनपीआर करें और रोहिंग्यास को चिन्हित करें तो वो आंग सान सू की को वापस दिए जा सकें और उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके कि वो उनको सही से रखें। मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस आना है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस भारत के लिए बहुत अच्छा है और विश्व के लिए भी बहुत अच्छा है। बल्कि कहा यह गया कि ये रोहिंग्यास के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सत्यता ये है कि भारत के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।